नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। सक्षमता परीक्षा 2 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखने की ये सीरीज चल रही है और इसमें आज दूसरा पेपर मैं लेकर आया हूँ। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं 23/8/2024। बैच स्टार्ट टाइम है 3 बजे और बैच इन टाइम 5:30 बजे। तो ये दूसरी सिटिंग का क्वेश्चन है, आइए इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग जो शब्द है उसके लिए समानार्थक शब्द ढूंढना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्चरिंग। नर्चरिंग यानी देखभाल करना, सेवा करना। विदेशों में फॉस्टर पेरेंट का कॉन्सेप्ट है जो इसी शब्द को दर्शाता है। अगला शब्द देखते हैं, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यह एक अंग्रेजी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झगड़े की जड़ होना, एक तरह से कि झगड़ा किस बात पे हो रहा है वही एक बात होना। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ सेंटेंसेस है ऑप्शन में और हमें चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन है इसका। तो इसमें हम लोग देखेंगे टेंस के हिसाब से और वाक्य के पूरे मीनिंग के हिसाब से कि कौन सा सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन है सैम इज़ गोइंग टू बाई सम ग्रॉसरीज। और बाकी आप बाकी सेंटेंसेस को देखिएगा तो हैड के साथ गॉन लगता है, हैव के साथ हम लोग चूँकि सैम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज़ लगेगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है और बी गोइंग भी सही फॉर्मेशन नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से हम लोग सभी टेंसेस और उसके जो फॉर्मेशंस हैं, जो उसके स्ट्रक्चर हैं, उसको देख के सही निर्णय ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन देने का तरीका है वो कैजुअल है। द स्टार्स शाइन ब्राइट एट नाइट अगर यहाँ पे दे देते तो इसका ऑप्शन हम लोग टेंस को पकड़ लेते कि वहाँ से हम लोग टेंस पकड़ लेते, पर कंप्लीट द सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शंस में हमारे लिए टेंस फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, ये क्वेश्चन देने का तरीका ठीक नहीं है। लेकिन इसका सही आंसर चूँकि हमको देना है तो स्टार साइंस ब्राइट एट नाइट ये मानकर हम लोग इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पर्सन्स हैबिचुअल और रेगुलर एक्टिविटीज़। कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाता है एक आदमी की आदतों को और रेगुलर जो एक्टिविटीज़ करता है उसको दर्शाने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो परिभाषा होती है उसी में इस बात का मेंशन किया गया है कि इस तरह का टेंस यूज़ किया जाता है किसी भी व्यक्ति के हैबिचुअल और रेगुलर एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हमें नरेशन के रूप में दिया हुआ है और उसको हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर सी टोल्ड। तो इतना तो है ही कि सी होगा, सी सेड दैट। और वंस अगेन आई के लिए हम लोग सी का उपयोग करेंगे। तो इसमें आप जब ऑप्शंस देखिएगा तो आपको सी का उपयोग केवल एक ही ऑप्शंस में मिलेगा। एक बार जो सी है और दोबारा जो आई है उसके लिए भी सी का उपयोग होगा। तो ये केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें आएगा। तो सी लव्ड चॉकलेट आफ्टर डिनर, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा और वो बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएंगे। चिंता नहीं करनी है और वहाँ पे घबराना नहीं है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल दैट ही डिड, ये ऑल दैट ही डिड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिड लगने के कारण ये पास्ट टेंस का हो गया है। तो यहाँ पे आर, हैव और वेयर नहीं होगा, यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। ऑल दैट ही डिड में लगेगा देख के कि ये प्लूरल है, पर इसमें सिंगुलर वाज का ही प्रयोग किया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। आगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द चिल्ड्रन ऑफ हिज फैमिली, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली और उसके बाद खाली स्थान है और उसके बाद दिया हुआ है वाइज। तो चिल्ड्रन ऑफ हिज फैमिली आर वाइज, यहाँ पे प्योर प्लूरल लगेगा, आर सही ऑप्शन होगा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो निर्गुण भक्ति काव्य में आप लोग देखते हैं जो निर्गुण भक्ति काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य भी कहलाते हैं, उसमें कबीर इत्यादि का नाम आता है। तो ईश्वर दास जो हैं, ईश्वर दास जो लेखक हैं वो निर्गुण भक्ति के नहीं हैं कवि, और यह सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? भाषा भूषण एक ग्रंथ है मित्रों, भाषा भूषण ग्रंथ है और इसका विवेच्य यानी इसमें किस बात पे चर्चा की गई है, इस बात का प्रश्न पूछा गया है। तो भाषा भूषण जो विवेच्य है इसमें अलंकारों की चर्चा की गई है और अलंकार ही इसका विवेच्य है। शब्दों को ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। उस समय जब ग्रंथ लिखे जाते थे तब काव्य के विभिन्न भागों के ऊपर टिप्पणियाँ और कई प्रकार के जो संदेश है, सूचनाएं वो प्रदान की जाती थी पुस्तकों में। तो ऐसे ही एक पुस्तक है भाषा भूषण और इसमें अलंकारों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? गोदान प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में कई पात्र हैं और उनके कई जो प्रसिद्ध डायलॉग्स हैं, संवाद हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे ही एक संवाद है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह किसका संवाद है? तो यह धनिया जो कि होरी की पत्नी है उसका संवाद है। इसका सही ऑप्शन होगा। इसके लिए गोदान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गोदान पढ़ने मत जाइएगा, उसमें काफ़ी समय लगेगा, या फिर जिनकी इच्छा होगी वो पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो उसके ऊपर बेस्ड होते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं और उसको करने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। दो चार ही बार बार पूछे जाते हैं। आगे, कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्तृवाच्य जो होता है, कर्ता जिसमें प्रधान होता है, उसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है और इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक विकल्प सही है, यानी कि तीसरा। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी की क्या स्थापनाएं हैं? जिनका हिंदी में विशेष लगाव होगा वो लोग जानते होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के एक मूर्धन्य कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना के सबसे बड़े महारथी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य आलोचना में इनका नाम है। तो इन एक कवि और एक आलोचक के बीच में जो संबंध है वह बहुत अच्छा नहीं था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी क्या क्या मान्यताएं देते हैं, यह बहुत सारी मान्यताएं हैं। उनमें क्या क्या इसमें से ऑप्शंस में से सही है तो वो है ए और डी। निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, इस बात को मानते थे, और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो बंगाल में जो कविता होती थी और जो उसकी भाषा शैली थी उसका प्रभाव इन पर था। बहुत दिनों तक निराला जी बंगाल में रहे भी थे और वहाँ पे काफ़ी उनका कार्य रहा। इस कारण बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव तो उन पर था ही, और ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी भी मानते थे। बाकी बी और सी दोनों गलत हैं। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक व लक्ष्य की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। ये दोनों मान्यताएं रामचंद्र शुक्ल जी ने निराला जी के बारे में नहीं की हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? बच्चा से उठा नहीं जाता है, बच्चा से उठा नहीं जाता है, यह भाववाच्य का उदाहरण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? पूनम ने अपने बारे में बताया, यह कर्ता के ऊपर वाच्य है, कर्तृवाच्य है, यह कर्मवाच्य नहीं है। कर्ता इस वाक्य में प्रधान है। पूनम ने अपने बारे में स्वयं बताया है तो वही प्रधान है और वही कर्ता है, तो वो सही हो जाएगा। उसने भोजन कर लिया वाक्य को कर्मवाच्य में बदल लिए, ये बिल्कुल आपके नरेशन की तरह ही बदला जाएगा। इसमें अब कर्म प्रधान कर दीजिए, भोजन, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, तो इस बात में आपने कर्मवाच्य में बदल दिया। पहले ये कर्तृवाच्य में था और उसके बाद यह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धि पर आधारित प्रश्न है। काली गाय का दूध अच्छी होती है, तो वाक्य को पढ़ते ही आपको पहले ही बार में आपको इसके वाक्य संयोजन के प्रति, इसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग के चयन के प्रति और आपके जितने भी फॉर्मेशंस होते हैं उसके प्रति आपके मन में कोई ना कोई शंका उत्पन्न हो जाएगी। आप पढ़िए उस वाक्य को और उसके आवाज़ को पूरी तरह से सुनिए, तो बोल के पढ़िए। तो बोल के जैसे ही आप किसी भी वाक्य को, अंग्रेजी में भी गलत वाक्य आए तो उनके लिए भी यही टेक्निक यूज़ की जाती है कि आप बोल के उसको पढ़िए और आपके मन में जो भी सबसे पहले शंका उत्पन्न हो जाए उसको कैरी ऑन करके और सही ऑप्शन का टिक कीजिए। तो काली गाय का दूध अच्छी होती है, आपको पढ़ते ही लग जाएगा। राम और सीता आई थी, भाई बहन जा रही है, सब में आपने देखा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दिक्कत है। और मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, तो एक पुरुष जब यह बात बोलेगा तो श्रद्धा को लेकर हमें कोई ऐसा नहीं सोचना है कि श्रद्धा तो स्त्रीलिंग ही होगी। नहीं, यह पुरुष की श्रद्धा है और पुरुष रखने वाला है, तो यह पुल्लिंग के साथ चला जाएगा, तो यह एक वाक्य सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उनकी आंखों की दृष्टि पुण्य आकाश में लगी है। दुश्मन मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। भाग खड़ा हुआ अक्सर होता है, तो शब्द चयन में यहाँ पे दिक्कत है। वो एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ये सही हो गया, यही पूरी तरह से एक सही वाक्य है। और मैं तुम्हें अच्छी बातें बदला दूंगा, बदला दूंगा तो नहीं, यहीं पे भी शब्द चयन में दिक्कत है। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, अथवा कहानी में कथानक होना आवश्यक है। तो यही बात जो है हमारी वो सही है। कहानी में कथानक का होना अवश्य है। उसमें संवादों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें पात्रों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, और भाषा तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे उपयुक्त जो हमारा ऑप्शन है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। नीचे दिए गए प्रश्न के सबसे सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न है, कविता का निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। ये बात बहुत ही गौर करने वाली है। और तारे ज़मीन पे अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो उसमें भी कविता के अर्थ को लेकर सटीक चित्रण किया गया है कि कविता का अर्थ तो कई कई हो सकता है, पढ़ने वाले की मानसिकता और चेष्टा पे ये निर्भर करता है। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कई सिंपल कविताएं होती है, जैसे वर्षा बहार मन को लुभा रही है, तो ये अलग है। लेकिन कई कविताएं जिसमें कथ्य थोड़ा डीप होता है, डीपर मीनिंग के साथ होता है, तो वो अपने अर्थ के अनुसार और अपने परिवेश के अनुसार ही समझते हैं। जैसे कर्मवीर कविता है, तो कर्मवीर कविता जब आप पढ़ने लगिएगा क्लास में, तो क्लास में उपस्थित बच्चे अपने परिवेश के अनुसार ही उसका मीनिंग समझेंगे कि वो कितनी कठिनाई जीवन में फेस कर रहे हैं और उन कठिनाइयों के आगे उनको कैसे पार पाना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद होते हैं 3। ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो मेहनत करेगा सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो सो यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह सही उत्तर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। पहला उत्तर सही है, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखते हैं। मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से किस कारण का उदाहरण है? तो कई बार हम लोग उदाहरण के लिए बताते हैं कि जिसमें जो वस्तु है वह शरीर से अलग अगर अलग नहीं होती है तो वह करण कारक का उदाहरण होती है। उसे पकड़ के बिल्कुल यूज़ किया जा रहा है तो वह करण कारक का बोध कराएगी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यह एक प्रश्न है, जो पत्नी का पर्यायवाची शब्द। तो व्याकरण पर ही बेस्ड है सारा क्वेश्चन। आप लोग इसको देख सकते हैं कि कोई भी पिछली बार जब सक्षमता 1 की परीक्षा हुई तो
कई अनुच्छेद दिए गए जिसको पढ़ के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और कविताएं दी गई जिसके पर आधारित प्रश्न थे। और इस बार ऐसा नहीं किया गया, ना तो अंग्रेजी विषय में और ना ही हिंदी के विषय में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर 4 या 5 प्रश्न बेस्ड हैं, कोई अनुच्छेद है या फिर कोई कविता है, और वो स्कोरिंग जो एक सेक्टर था उसको हटा दिया गया है और पूरी तरह से व्याकरण बेस्ड कर दिया गया है। तो व्याकरण को समझना और जानना भी आवश्यक है। तो भार्या हो जाएगा पत्नी का पर्यायवाची शब्द। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द मदन नहीं है। मदन कामदेव का पर्यायवाची है। मदन, मनोज, यह सब कामदेव के बारे में उनके पर्यायवाची हैं। मुरारी, केशव और घनश्याम ही कृष्ण के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुहावरा नहीं, लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर भी पूछा था एक प्रश्न में। तो ये लोकोक्ति है जिसमें पूछा गया है कि तन पे नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। तन पे लत्ता नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन पान मुंह में है, तो इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गय जोड़ अक। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही होगा। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, विशेषण जब हम लोग पढ़ते हैं और उसके सभी भेदों को पढ़ते हैं तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण यह ईमानदार हो जाएगा। ईमानदार किसी व्यक्ति का गुण है। तो बाकी थोड़े चावल, कुछ लोग, ये सब आप, और 4 से, ये सभी परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या है? अगला प्रश्न है अंगूठा चूसना मुहावरा। तो एक लोकोक्ति और एक मुहावरा पूछ दिया। अंगूठा चूसना का अर्थ क्या है? तो अंगूठा चूसने का अर्थ है खुशामद करना। अंगूठा चूसने का अर्थ यहाँ पे है अंगूठा चूमना, यहाँ चूसना नहीं, चूमना का प्रयोग किया गया है और इसी कारण यह खुशामद करना हो गया है। नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्य के लिए A, B, C, D के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। एक बात लिखी गई है, एक वाक्य लिखा गया है कि वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें 2 बार स का प्रयोग हो चुका है। प्रमाण सहित या फिर सप्रमाण, दोनों में से कोई एक बात आप यूज़ कीजिए। सप्रमाण कहने से भी अर्थ प्रकट होता है कि प्रमाण के साथ बताएगा, और प्रमाण सहित करने से भी यह अर्थ प्रकट होता है कि वो प्रमाण के साथ बताएगा। तो दोनों शब्दों को एक बार रखना ठीक नहीं है, इसलिए वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, ये जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही विन्यास हो जाएगा। दोबारा सहित शब्द लगाना कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4:3 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4:3 के अनुपात में है और क्षेत्रफल πr² होता है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है πr²। तो r का वर्ग करेंगे, यानी त्रिज्याओं का वर्ग करेंगे, तो त्रिज्याएं 4 और 3 हैं, तो इनका वर्ग करने पर 16 और 9 आएंगे। तो यही इनका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ सोचना नहीं है, ऑप्शन इतने से ही बन जाएगा। अगला प्रश्न है 2 + -2 + 2 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना क्या है कि जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसके बाहर आने पर कोई भी अंक जो है, ऋणात्मक संख्या भी धनात्मक हो जाती है, तो वो बाहर आने पर 2 हो जाएगी। -2 को भी बाहर निकालेंगे वो भी 2 हो जाएगी, और 2 और 2 4 हो जाएगा, और इसको वर्ग करने पर भी प्लस हो जाएगा। तो सब कुछ प्लस होकर 4 और 4 8 और 4 12। तो यहाँ से यह सही उत्तर निकल जाएगा। तो मैथ्स को और सॉल्व करने में समय लगेगा, तो ऑप्शन देख के केवल चलते हैं। अलग वीडियो में फिर मैथ्स को बताया जाएगा। 5 अंकों की संख्या है 0 1 2 4 और 5 अंकों का उपयोग करके बिना दोहराव के बनाई जाती है। 50,000 से बड़ी संख्याओं का प्रतिशत क्या है? तो ये होगा 25%, इसका सही उत्तर। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्व किया जाता है। कई संख्याएं बनाई गई हैं और उसके बाद बता रहा है कि 50,000 से बड़ी संख्याओं का प्रतिशत क्या है। अगला प्रश्न, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1 1 2 6 24, इसके बाद क्या आएगा? तो यह एक श्रृंखला है जिसके बाद 120 आएगा, बाकी की जगहों में अब 120 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 485 नंबर का जो प्रश्न है, व्हाट इज़ द
81वां संख्या क्या है? व्हाट इज़ द 81st नंबर ऑफ द सीक्वेंस? 1, 4, 7, 10। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सीरीज को फॉलो किया जा रहा है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो इस तरह से एक कॉमन डिफरेंस है, एक सामान्य सा अंतर सब में है। उसी अंतर को लेकर इसमें nवां टर्म निकाला जाता है, nth टर्म यानी कि 81th टर्म, और a के साथ इसका फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से करके इसका उत्तर आएगा 241। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि 1000 रुपये एक बचत खाते में जमा किए जाते हैं जिस पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए 2 वर्ष बाद खाते में कितने रुपए होंगे? कुछ पैसे खाते में रखे हैं और 5% हर साल मिलेगा, तो 2 साल बाद कितना मिलेगा? तो जितने भी पैसे हैं इसके 1000 रुपये, तो इसके मिलेंगे 1102.5 रुपये। 102 रुपया 5 पैसा जो है 50 पैसा ये ब्याज होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस उपयुक्त में से कितने देश की देश की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो आप वर्ल्ड मैप पे अगर गौर कीजिएगा तो अटलांटिक सागर के बाद इंग्लैंड को देखिए और इंग्लैंड के बाद आपको उत्तरी सागर मिलेगा। तो उत्तरी सागर की सीमा फिनलैंड और नॉर्वे से मिलती है। तो बाकी जो 2 देश बचे, जर्मनी और रूस, ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। कितने देश की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो यही फिनलैंड और नॉर्वे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल में से भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला राज्य है मेघालय। मेघालय के मैप को अगर आप देखिएगा, वर्ल्ड मैप से एक प्रश्न आ गया और एक भारतीय मैप से आ गया, इंडियन मैप से। तो मैप को देखना भी आवश्यक है। 2 प्रश्न इससे आपके बन जाएंगे, 2-4। तो भारतीय राज्य मेघालय को अगर आप देखते हैं तो वह असम के अंदर ही बना हुआ है। उसकी सीमाएं असम के बाहर किसी और से स्पर्श ऊपर में नहीं करती हैं। तो आप उसे आराम से ऑप्शन में लेके चल सकते हैं, यही उसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपनी अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है? म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यह है अरुणाचल प्रदेश। 7 सिस्टर्स जो हमारे हैं उन्हीं में से यह भी एक राज्य है और ये म्यांमार के साथ इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है। सबसे बड़ा राज्य है उधर, तो ये इसकी सीमा म्यांमार के साथ सबसे अधिक लगती है। यदि चंद्रमा को पृथ्वी के निकट इस प्रकार लाया जाए कि पृथ्वी से उसकी दूरी मूल दूरी की आधी हो जाए, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो एक फॉर्मूला है इसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें है कि G m1m2/r²। तो डिस्टेंस है, r डिस्टेंस को शो करता है और m1 m2 ये मासेस को शो करता है कि कितना द्रव्यमान है, और g एक कांस्टेंट है। तो दूरी अगर आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण का बल क्या हो जाएगा? यह अपने मूल से 4 गुना बढ़ जाएगा, 1/2। और 1/2 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 1/4। 1/4 का 4 पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई के रूप में, तो यह 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनिक बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल। कब होता है सोनिक बूम उत्पन्न? तो कई सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं, जो आवाज़ से भी अधिक गति से चलते हैं, वही अपने चलने के दौरान सुपरसोनिक बूम क्रिएट करते हैं। तो यह ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है, आवाज़ से भी तेज अगर कोई चलने लगे, तो सोनिक बूम उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ कथन है, उसको हम लोग को विचार करना है। वर्षा चट्टानों के अपक्षय का एक कारण है। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है। तो वर्षा जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है। वर्षा चट्टानों के अपक्षय का एक कारण है, यह भी बात सही है। तो कथन तीनों सही हैं। अब इसके
रिलेशन को देख लेते हैं कि कैसे ये तीनों एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो कथन 2 और 3 आर करेक्ट, दोनों सही हैं और दोनों ही कथन 1 की व्याख्या करते हैं, ऐसा रिलेशन लगा हुआ है इन लोगों के साथ। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो यह करंट अफेयर से क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स को साल के और कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स तो आप लोगों को देख के परीक्षा में जाना ही चाहिए, यदि आप इस क्षेत्र से भी नंबर या अंक प्राप्त करना चाहते हैं या इसकी इच्छा रखते हैं। मेरे इस चैनल पे मैं करंट अफेयर्स का साल भर का एक साथ एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स बना के रखूँगा, आप लोग उसे देखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल देखने में लगता है कि इजी क्वेश्चन है, पर अगर नहीं आए तो इन चारों ऑप्शन में हम लोग अक्सर गलत ही मार के आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड एम द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी? एक डेफिनेशन है कि नैरो मनी, उसके डेफिनेशन में क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है, बैंकर्स डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो बैंकर्स का डिपॉजिट है उसे नैरो मनी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ये अर्थशास्त्र से प्रश्न है। अर्थशास्त्र में कई तरह से मनी को डिफाइन किया जाता है और उसी में से एक प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन किस चीज़ को सूचित करता है? तो रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने निष्ठा प्रोग्राम के दौरान भी जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आधा फुल जो कॉमिक्स का सीरीज़ था उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप पे विशेष प्रकाश डाला गया था और लैंगिक रूढ़िवादिताओं को क्या क्या दर्शाता है ये भी उसमें काफ़ी अच्छे से कॉमिक के स्टाइल में दिया हुआ है। तो उसी से यह प्रश्न एक तरह से समझिए कि एक तरह से वो लिंक करते हुए इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं कि यह जो बात है लड़कियों की तरह नहीं रोते, यह अक्सर जेंडर बायसनेस जो है या जेंडर स्टीरियोटाइप है उसके कारण निकलकर बाहर आती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमान कई रूप से होते हैं, कई तरह से होते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसको भी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अगर आपकी कक्षा एक प्रगतिशील कक्षा है तो वहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? बच्चों के पास विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत वो अलग अलग हैं, तो इसको देखा जाना चाहिए कि यह एक अध्यापन अधिगम प्रतिक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। विविधता महत्वपूर्ण है और यह अच्छी बात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? ये सब प्रश्न हमारे डीएलएड के या फिर जो हमारा जो टीचर ट्रेनिंग होता है उसमें जितने विषय हम लोग पढ़ते हैं उन सब विषयों से हैं। तो आप उसे चाहें तो फिर से एक बार देख ले सकते हैं, और नहीं तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सबसे जो उपयुक्त तरीका है कि ऑप्शंस पढ़िए और उसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ लगे उसी को सेलेक्ट कीजिए। बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता जो है उसी पर इसको किया जा सकता है। अब बाकी सब में आप देखिए, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों निगेटिव ऑप्शन हैं। और ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, ये तो विशुद्ध निगेटिव है। तो सबसे पॉजिटिव एक है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, और इसे आप सेलेक्ट कीजिए, ये सही उत्तर हो जाएगा। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज
एक प्रगतिशील कक्षा है, और वही बीमारी जो है एक ही चैप्टर से बार बार एक प्रश्नों को रिपीट करना, एक ही चैप्टर के 2-3 प्रश्न दे देना। तो उसी वाले चैप्टर से देखिए फिर से उठा के दे दिया कि प्रगतिशील कक्षा क्या होती है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि वो जो विद्यार्थी केंद्रित हो, यानी कि लर्नर सेंट्रिक हो। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रगतिशील कक्षा कही जाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए इंटरपर्सनल, पारस्परिक। अगर आप किसी को परामर्श देने के लिए बैठे हैं तो पहले उसकी बात को सुनना आना चाहिए, उसे समझना आना चाहिए। उसके बाद आप उसके बातों को समझने के उपरांत ही उससे कुछ बात कहिए, कोई परामर्श दीजिए। अब केवल ज्ञान न बांटें बल्कि उसके दर्द को पहले समझे तब। तो ऐसा काम कैसे होगा? जब आप इंटरपर्सनल गुण आप में होगा तब। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें ब्रूमायर के तख्ता पलट ने फ्रांस में किस नेता को सत्ता में लाया? द कूप डिफीट ऑफ 18th ब्रूमायर ब्रॉट विच लीडर टू पावर इन फ्रांस? तो इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। आधुनिक इतिहास से यह प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। इस उत्तर को रटना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे शिक्षकता के परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन संहिता क्या थी? नेपोलियनिक कोड वाज अ। नेपोलियन संहिता क्या थी? नेपोलियन संहिता थी कानूनों का एक संग्रह, सैन्य नियमों का एक सेट। सैन्य नियमों का एक सेट, पूरा एक सैन्य नियम थे, मिलिट्री रूल, सेट ऑफ मिलिट्री रूल्स, उसी को नेपोलियन संहिता कही जाती है। आगे चलते हैं। रूसी क्रांति के समय बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में सभी को पता होगा करीब करीब कि रूसी क्रांति के समय बोल्शेविक पार्टी के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन जो रूस के बहुत बड़े नेता थे, वही उस समय बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। हु वाज द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी इन जर्मनी? जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन थे? तो जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता थे हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता थे। यह सही जवाब हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर के बारे में सभी ने सुना होगा और उनकी पार्टी के बारे में भी जानते होंगे। आधुनिक इतिहास से ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री से, बेसिकली ये वर्ल्ड हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और अब राज्य व्यवस्था से प्रश्न देखते हैं। चुनाव के बारे में